हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका एनवीएस का एग्ज़ाम था उसका भी बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज से हम साइंस एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 तक की हम कवर करेंगे। पहले 6 to 10 कंपलसरी कवर कर लेंगे, उसके बाद 11 12 की कवर करेंगे। लाइन से हर क्लास की एनसीईआरटी की बुक तैयार करेंगे साइंस की। ठीक है, और साइंस सब्जेक्ट मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये आपके एनवीएस के लिए यूज़फुल है ही, साथ ही साथ जो आपका केवीएस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो दोनों में ही काम चल जाएगा। एनसीईआरटी साइंस आपकी दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो लाइन से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि आपके समय की बचत हो, पूरा का पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। कई चैप्टर ऐसे होते हैं 18 20 पेजेस के हैं, 10 पेज का है, कोई 15 पेज का है। तो इस तरह से लंबी चैप्टर्स है, तो आप इनको अगर एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और अभी एग्ज़ाम जो है आपका एनवीएस का बहुत जल्द होने वाला है, तो इतना ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, सबको पहले से ही हाईलाइट कर दिया हुआ है ताकि आपका समय बचे और कुछ ही समय में आप पूरे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। आज मैं चैप्टर 1 and 2 दोनों आपको बताऊँगी, क्योंकि इनमें बहुत कम ही ऐसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मिली हैं। बाकी सब कुछ बहुत ही बस वैसे ही नॉर्मल सी लाइन्स हैं जिनको पढ़ने ना पढ़ने का कोई ऐसा यूज़ नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सारा मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो और चैप्टर 1 और 2 में दोनों में सिमिलैरिटी है। दोनों भोजन यानी कि फूड से जुड़े हुए जो है आपके चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हिंदी के चैप्टर्स है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश एनसीईआरटी साइंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनको इंग्लिश की एनसीईआरटी साइंस भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ भोजन के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ दी है। तो ये फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर देखते हैं सेकंड पेज में, तो यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐसे आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद जहाँ हाईलाइटेड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है थर्ड पेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि बहुत से नॉर्मल से पॉइंट है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है मिर्ची क्या है, फल है, फूल है, बीज है। ठीक है, तो ये आपको लिखना होता है कि तना है। ठीक, या बैगन क्या है, फल है, फूल है, बीज है कि तना है। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं बैगन। बैगन के बारे में पूछा जाए तो क्या है, तो बैगन एक फल है। ठीक है, मिर्च मसाले के रूप में ये क्या है, ये एक फल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तेल है, मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, ये क्या है, तो ये बीज है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, और अधिकतर मिर्च के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो मिर्च है वो क्या है, तो वो क्या है, फल है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर भी कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, मतलब यहाँ पर भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं दी हुई है। नेक्स्ट पेज में चल, तो इसमें भी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिया। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये सारनियाँ हैं। ठीक है, और अभ्यास वाले हैं, तो ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। जैसे पूरा चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में मैं आपको ये अभ्यास और ये सारनियाँ फिलअप कराऊंगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं चैप्टर 2 में, भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, भोजन के एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्रियाकलाप आते हैं, कुछ सारनियाँ आती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और चैप्टर के एंड में भी कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने इनको अभी यहाँ पर क्यों नहीं बताया है, ताकि आप जब पूरा जो है सारे चैप्टर्स पढ़ लें, उसके बाद में ये आपकी इकट्ठे प्रैक्टिस हो सके। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत का पढ़ा है तो सॉल्व करने में बहुत आसानी लगती है, लेकिन जब हम पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद सॉल्व करने जाते हैं तो कई चीज़ें माइंड से स्किप कर गई होती हैं। ठीक है, तब आपकी असली पढ़ाई का पता चलता है कि आपको कितना याद है और कितना भूल गया है। तो पूरा क्लास 6 जब कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी साइंस, उसके बाद में मैं जो बीच में क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के, सारनियाँ हैं, क्रियाकलाप है, अभ्यास है, इनको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, फिर क्लास 7 उठाएंगे, उसे भी इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका काम कितना आसान हो गया। चैप्टर 1 जो था आपका मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे, आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। उसी चैप्टर 1 को अगर आप पढ़ने के लिए बैठते, एक एक लाइन एक एक वर्ड आप पढ़ते, तो आपको बहुत टाइम लगता है। एक चैप्टर पढ़ने में आप 1 घंटा लगाते, 1.5 घंटा लगाते, फिर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट छाँटते। यहाँ आपने देखा 2 मिनट में आपका पूरा एक चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक,
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका फर्स्ट पेज, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, कच्ची सामग्री जो हमें कुछ पौधों से मिलती है या जंतुओं से मिलती है, इनमें कुछ ज़रूरी घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यक है। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए भोजन के या हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक हैं यानी कि मेन न्यूट्रिएंट्स है कौन कौन से हैं, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और जो विटामिन और मिनरल्स या विटामिन और खनिज लवण हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर पूछा जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कौन है? मैक्रो, बड़े, स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म की बात करते हैं माइक्रो की, तो वो है विटामिन और खनिज लवण। ठीक, इसके अलावा हमारे भोजन में फाइबर्स यानी कि रुक्षांश भी होते हैं। यहाँ मैंने हिंदी के मेन वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में भी दिया है, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, और इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा इजी लगते हैं ये वर्ड्स। और साथ ही साथ हमारे भोजन में जल भी शामिल होता है। ठीक, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के परीक्षण जो है यानी कि टेस्ट, ये अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल, यानी विटामिन और खनिज के परीक्षण की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का परीक्षण क्या है? सरल है। ठीक, अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट विलयन जो है, ठीक, यानी कि CuS, इसको 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से ये बन जाता है। ठीक, कैसे बनता है? विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसे बनता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पूछा जाए कैसे बनता है, तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को अगर हम 100 मिलीलीटर पानी में घोलते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे करते हैं, यानी टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ले लिया। ठीक, कोई भी खाने वाला पदार्थ है, अगर वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या फिर हम चूर्ण बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या फिर उसको मसल करके उसका जो चूर्ण निकलता है उसको एक परख नली में डाल देना है। ठीक, और 10 बूंदें पानी की डाल करके हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में क्या डालना है? 2 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था किस तरीके से बनाते हैं, और साथ ही साथ 10 बूंद कॉस्टिक सोडा कहते हैं NaOH को। ठीक, इसका भी सॉल्यूशन डाल देना है, फिर उसको हिला करके परख नली को रख देना है। अब जो परख नली के अंदर का जो पदार्थ है वो बैगनी रंग का अगर हो गया तो क्या है? इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक, अगर जो पदार्थ था वो बैगनी रंग का हो गया है तो बैगनी रंग किसको दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति को, यानी कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। हम इस तरीके से ये टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी खाद्य का पदार्थ मिल गया, हमने इस तरीके से उसको क्या किया? परीक्षण कर लिया। कैसे कर लिया? पहले तो अगर वो ठोस है तो हम उसका चूर्ण बना लेते हैं, फिर हम उसको एक परख नली में डाल करके उसमें क्या करेंगे? 10 बूंद पानी की डाल देते हैं। उसके बाद में हम 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट की डाल देंगे, और 2 बूंद क्या करेंगे? 10 बूंद क्या करेंगे? NaOH सोडा डाल देंगे। ठीक, कॉस्टिक सोडा डाल देंगे, यानी कि NaOH का सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक, अगर वो क्या होता है, पदार्थ जो है वो बैगनी रंग का टर्न हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक, अब यही चीज़ अगर हम फैट्स के लिए परीक्षण करें, हमें कैसे पता चलेगा किसी खाद्य पदार्थ में फैट्स उपस्थित है? तो क्या करेंगे? छोटी सी मात्रा में हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, यानी कोई भी खाने योग्य पदार्थ ले लेते हैं। ठीक, इसे कागज़ के टुकड़े में लपेट देना है और फिर कूटना। ठीक, कूटने के बाद में क्या करेंगे? कागज़ को फिर से फैलाएंगे। फैलाने का मतलब पहले हम मोड़ करके कूट रहे थे, उसके बाद हम खोल करके देखेंगे, उसको गौर से देखेंगे, अगर उसमें कुछ तेल का धब्बा सा दिखाई दे रहा है कागज़ में, ठीक है, उस खाद्य पदार्थ को कूटने के बाद, तो वो तेल कहाँ से आया? वो उस खाद्य पदार्थ के अंदर से आया। तो इसका मतलब क्या है? कि उसमें फैट्स की मात्रा उपस्थित है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वसा से भी क्या मिलती है? ये भी हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक,
और जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये क्या है, ये हमें ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। लेकिन अगर पूछा जाए त्वरित ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा फैट्स हमें देता है, लेकिन जब हमें तुरंत आवश्यकता होती है ऊर्जा की, त्वरित ऊर्जा कौन देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, ये ऊर्जा देने के स्रोत हैं। फिर इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए उपयोगी है, तो हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी होता है। ठीक, इसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन किस लिए आवश्यक होते हैं, तो विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग विटामिन्स की कमियों से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन में ही एक विटामिन होता है जिसे हम कहते हैं, एक पूरा विटामिन का समूह होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो पूरा एक फॉर्म है उसको क्या कह देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। जैसे विटामिन बी1 होता है, बी12 होता है, इस तरीके से करके जो भी विटामिन होते हैं उनको हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम दे देते हैं। हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ठीक है, जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं ये हमें बहुत अल्प मात्रा में ज़रूरी होते हैं, लेकिन ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर इनकी कमी हो गई ना, भले ही अल्प मात्रा में चाहिए हमें, लेकिन अल्प मात्रा में भी अगर हमने नहीं लिया और इनकी कमी हो गई तो हमें कई सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। फिर हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, यानी फाइबर्स और वाटर। ठीक, आहारी रेशे यानी इन्हें वृक्षांश के नाम से भी जानते हैं। खाने में वृक्षांश यानी कि फाइबर्स की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से, यानी कि जो प्लांट्स से उत्पाद मिलते हैं, ठीक है, उनसे होती है। इसके जो मुख्य, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें लिखा है मुख्यतः, ठीक है, यानी मेनली किससे होती है, पादप उत्पादों से, यानी कि प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स से। अगर मुख्य स्रोत पूछे जाए, फाइबर के मेन स्रोत क्या है, तो वो है साबुत अनाज, दालें, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। ठीक, ये हमारे जो है शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन जो बिना पचे भोजन है उसको बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कौन करता है, फाइबर्स। कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, जाहिर सी बात है, हम जानते हैं बहुत सारे खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं, कई सब्जियां ऐसी होती हैं, कई फल ऐसे होते हैं जिनमें जल की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। हम किस आहार को कहते हैं कि हाँ ये संतुलित मात्रा में है, तो हमारे आहार में सारे ही पोषक तत्व जितने भी न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं ये सब उचित मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फैट्स ही फैट्स खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं। सारी ही चीज़ों की आवश्यकता है, विटामिन्स भी आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक है, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स सब आवश्यक हैं। ठीक है, पोषक तत्वों की आवश्यकता ना तो आवश्यकता से अधिक होने चाहिए कि बहुत सारा फैट्स हमने ले लिया, ठीक है, और ना ही कम होना चाहिए कि पता चले हम विटामिन की कोई चीज़ें ही नहीं खा रहे हैं। ठीक, तो पर्याप्त मात्रा में फाइबर और वाटर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से संतुलित आहार होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। हमारे जो खाना है या जो हमारा भोजन है उसमें जब संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व हों, उसी आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सब्जियों और फलों की त्वचा में भी कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ फलों को या कुछ सब्जियों को कि उनका छिलका नहीं निकालना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही वॉश करके खा लेना चाहिए, है ना, कई उसमें कहा जाता है, कई चीज़ों में, कई फलों में, कई सब्जियों में। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों वो छिलके खाने को कहते हैं, क्योंकि उनके क्या होता है, जो ऊपर की स्किन होती है ना उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। पकाने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक, गर्मी से क्या होता है, पकाने से विटामिन सी जो है वो गर्मी के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब आ जाते हैं मेन अभावजन्य रोग। अभाव मतलब कमी हो जाना, किसी चीज़ का अभाव हो जाना, उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में। ठीक, तो भोजन में जब किसी एक विशेष पोषक की कमी हो जाती, कोई एक न्यूट्रिएंट है जो कम रह जाता है,
तो उससे क्या होते हैं, अभावजन्य रोग हो जाते हैं। ठीक है, जब कमी ज़्यादा समय तक होती है यानी कि एक लंबी अवधि तक रहती है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि कोई पोषक तत्व है जिसको हम बहुत लंबे समय तक नहीं खा रहे हैं, ठीक है, या हम कोई पोषक तत्व या मान लो कोई विटामिन है, ठीक है, जिसको हम बहुत लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर में अभावजन रोग हो जाता है। यानी कि उसके अभाव से क्या होता है, हमारा शरीर ग्रस्त हो जाता है और हमें रोग हो जाता है। हमारे शरीर के जो रोग होते हैं, अगर जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, अभावजन रोग कहते हैं। यानी कि बहुत लंबे समय तक हमने कोई एक पोषक तत्व या एक न्यूट्रिएंट नहीं लिया, हमारे शरीर को नहीं प्राप्त हुआ है, तो उससे हमें रोग हो गया और उस रोग को क्या कहेंगे, अभावजन रोग कहेंगे। अभाव का मतलब होता है कमी होना। अगर कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। प्रोटीन क्या होता है, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो वृद्धि क्या होता है, अवरुद्ध हो जाती है। चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि इस तरीके के रोग हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेता है। ठीक, अगर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही लंबे समय तक व्यक्ति के भोजन से अगर अनुपस्थित हों, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी और व्यक्ति क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है, अगर बहुत लंबे समय तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है। ठीक, इसी तरह कई प्रकार के विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से भी कई सारे रोग हो जाते हैं या विकृतियां हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक, तो हम इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि हमें इस तरह के रोग ना हो। उसका एक उपाय है कि हमें संतुलित मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व लेने चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनके रोग और उनके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ए की कमी से और साथ ही साथ जो खनिज है, खनिजों की कमी से भी जो रोग होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता रोग हो जाता है, जिसे हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके लक्षण क्या होते हैं, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, अंधेरे में यानी कि रात में कम दिखाई देता है, इसीलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। फिर विटामिन बी 1, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह के अंतर्गत आता है विटामिन बी 1, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में समय अधिक लगता है। ठीक, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, यानी कि अस्थियां जो हैं वो मुलायम होकर के मुड़ जाने का लक्षण प्रदर्शित करती हैं। फिर कुछ हम बात कर लेते हैं खनिजों की, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो कैल्शियम, ये तो हम सब जानते हैं, इसकी कमी से अस्थियां और दंतक्षय हो जाता है, यानी कि जो अस्थियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक, दंतक्षय होने लगता है, जो दांत होते हैं ना इनके परत जो होती है इनका क्षय होने लगता है, डिके करने लगते हैं ये। ठीक, आयोडीन की कमी से घेंगा यानी ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता का लक्षण दिखता है। लोहे की कमी से अरक्तता, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं अनेमिया नामक रोग हो जाता है और इसका लक्षण होता है कमज़ोरी। तो यहाँ पर हमने ये सारे देख लिए हैं, जो भी जितने इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से एनसीईआरटी साइंस हम पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे 6 to 12 की, और ये आपके केवीएस और एनवीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप केवीएस, एनवीएस, यूपी सुपर टेट, यूपी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।